हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारा चलता है, जो सीरीज जो हर संडे को चलती है वो वापस शुरू हुई है। उसका पार्ट 2 है रविवार प्रश्नों पर महावार, यानी साइकोलॉजी यानी CDP के जो टॉप क्वेश्चन होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज टॉप 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़े हैं उनसे जो क्वेश्चन है वो बनाए हैं, जैसे बाल विकास से जो टॉपिक है तो उनसे क्वेश्चन बनाए हैं। तो शुरुआत करते हैं। इसको मैं केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, उसके अलावा उनके बारे में समझाऊंगा भी कि इसमें इसके जो ऑप्शन है क्यों दिए हैं और बाकी ऑप्शन इनमें से क्यों नहीं है। तो शुरुआत करते हैं। अब पहला क्वेश्चन, पेस्टोलॉजी नामक पुस्तक कौन सी? पेस्टोलॉजी नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई पुस्तक किसने लिखी है? पेस्टोलॉजी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो वो पुस्तक कौन सी है? ए रिपब्लिक, बी और भी सिनिक्यूम, सी बेबी बायोग्राफी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए रिपब्लिक तो किसकी पुस्तक थी? रिपब्लिक जो पुस्तक थी वो प्लेटो की थी। किसकी थी? प्लेटो की थी। तो आपको इसको मैं केवल बोल के समझा देता हूँ कि रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो की थी। अब दूसरा क्या है? दूसरा है और बी सेनिक्यूम जो पुस्तक थी वो कमेनियस की थी। और तीसरा है बेबी बायोग्राफी। हाँ, ये जो पुस्तक थी वो बेबी बायोग्राफी पेस्टोलॉजी की पुस्तक थी। और ये किसने ये इसमें इन्होंने इसमें 3.5 वर्षीय जो अपना बेटा है उस पर इन्होंने इस पर प्रयोग किया था और बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी। क्या है? सी, बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी किसने? पेस्टोलॉजी ने लिखी थी। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? पेस्टोलॉजी यानी बाल अध्ययन आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो ए पेस्टोलॉजी, बी प्लेटो, सी स्टैनले हॉल और डी इनमें से नहीं। तो इसका सही आंसर देखो, पेस्टोलॉजी ने तो कौन सी बेबी बायोग्राफी लिखी थी, अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर प्रयोग किया था। सेकंड देखो, प्लेटो ने लिखी थी रिपब्लिक नामक पुस्तक। अब सी, जब स्टैनले हॉल आए, कब आए थे? वो 19वीं शताब्दी यानी 1893 ईस्वी में आए थे, यानी 1893 ईस्वी में आए थे। तो उन्होंने बाल अध्ययन आंदोलन चलाया और बाल अध्ययन समिति का गठन किया। तो इनका जो सही आंसर है वो सी स्टैनले हॉल होगा। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा, विकास बराबर वंशानुक्रम इनटू वातावरण, यानी विकास जो है वंशानुक्रम व वातावरण के अन्योन्य क्रिया से जो फल प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। निम्न सूत्र किसके द्वारा दिया गया? तो ए वुडवर्थ के द्वारा, बी मैकडूगल के द्वारा, सी कमेनियस के द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम हो तो बी क्या है? मैकडूगल ने तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें चेतना शब्द की निंदा की थी। सी कमेनियस, तो कमेनियस ने क्या कहा था? कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी नामक स्कूल खोली थी जिसमें धनी वर्ग के बच्चे को मतलब उनमें भर्ती करवाया था। और कौन सी किताब लिखी थी? और बिसेनी क्यूम। इसमें देखिए डी है, इनमें से नहीं। अब ए आंसर बच गया है वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए वुडवर्थ ही इसका सही आंसर है, जिन्होंने विकास बराबर वंशानुक्रम इनटू वातावरण नामक सूत्र दिया। अब आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसने दिया? तो अब शुरुआत करते हैं। तो प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसने दिया? अब देखिए ए ऑप्शन है लेमार्क ने तो कौन सा दिया था? लेमार्क ने जो दिया था वो कौन सा दिया था? उपार्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत दिया था। कौन सा? उपार्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत दिया था किसने? लेमार्क ने। और बी दिया था, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत जो दिया था वो बी डार्विन ने ही दिया था। इसमें इन्होंने बताया था कि प्रत्येक जीव को अपनी अस्तित्व की रक्षा करने के लिए वातावरण के अनुसार परिवर्तित होना पड़ेगा। सी गाल्टन ने जो दिया था वो कौन सा दिया था? वो गाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अब गाल्टन ने, आपको मालूम होते गाल्टन कौन थे? इनका पूरा नाम क्या था? एक फ्रांसिस गाल्टन इनका पूरा नाम था। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आप बताइए। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो था जैव सांख्यिकी का सिद्धांत दिया था, जिनमें इन्होंने बताया कि मतलब जो बालक में जो गुण हैं वो अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? बी डार्विन। अब आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर।
उपार्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? तो अभी हमने पढ़ा कि उपार्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत दिया था किसने? लेमार्क ने दिया था। किसने? लेमार्क ने दिया था। ए डार्विन? नहीं, डार्विन ने तो कौन सा दिया था? डार्विन ने तो प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत दिया था। बी मेंडल? नहीं, मेंडल ने तो मौलिकवाद का सिद्धांत दिया था, मौलिक गुणों का सिद्धांत दिया था। सी गाल्टन तो अभी हमने पढ़ा जैव सांख्यिकी गुणों का सिद्धांत दिया था। डी इनमें से नहीं। तो इस सही आंसर जो है इसका डी है, इनमें से नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? लेमार्क ने दिया था, तो इसमें लेमार्क ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से नहीं। अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक गुणों का सिद्धांत किसने दिया? अभी आपको हमने पढ़ाया कि मौलिक गुणों का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। मेंडल ने क्या ये कहा था? ये चेकोस्लोवाकिया के रहने वाले थे, जो क्या थे? एक पादरी थे, जिन्होंने किस पर? मटर पर प्रयोग किया था, जिस पर इन्होंने बोने हुए लंबे पौधे लिए, फिर धीरे धीरे उनमें संक्रमण करा के इसमें लास्ट में जो आंसर प्राप्त हुआ वो यही प्राप्त हुआ कि वापस जो पौधे बने लास्ट में वो आधे लंबे व आधे बोने ही प्राप्त हुए, यानी पुराने जो जैसे जिस रूप में पौधों को उगाया था वही रूप में पौधे प्राप्त हुए। तो इन्होंने कौन सा दिया था? इन्होंने बताया कि मतलब मतलब इसमें इन्होंने बताया कि जो बालक में जो गुण है वो किसके? नाना के, दादा के, सभी के जो पूर्वजों के गुण होते हैं। अब बी कौन सा? गाल्टन ने जैव सांख्यिकी की सिद्धांत दिया था, आपको बताया। सी डार्विन ने दिया था, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत दिया था। और डी इनमें से नहीं, तो तो इसका सही आंसर है सी ए। सही आंसर है ए। किसने? मेंडल ने दिया था। हाँ, अब अगला देखते हैं। हाँ, अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। इसका 6th क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने आपको बताया नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। 6th क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए मेंडल है। अब 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ए जीन पियाजे? नहीं, जीन पियाजे ने तो कौन सा दिया था? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। नहीं। बी वाइगोस्की? नहीं, वाइगोस्की भी नहीं है, इन्होंने तो सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। सी फ्राइड? हाँ, सिगमंड फ्राइड ने दिया था, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने इसमें कितनी अवस्थाएं बताई? इन्होंने लिबिडो को मुख्य रूप से माना। लिबिडो को क्या कहा? लिबिडो जो है एक यौन उत्तेजना, सेक्सुअल अर्ज या काम प्रवृत्ति होती है। और इन्होंने इसकी कितनी अवस्थाएं बताई मनोलैंगिक विकास की? इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई। इन्होंने कौन सी बताई? एक तो है पहली है ओरल स्टेज, दूसरी है एनल स्टेज, तीसरी है फेलिक स्टेज, चौथी है लेटेंसी स्टेज और 5वीं है जेनाइटल स्टेज। और जो 2 ग्रंथियों को विकास उन्होंने बताया तो ओडिपस व इलेक्ट्रा वो कब विकसित होती है? फेलिक स्टेज में होती है। अब आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्राइड के अनुसार काम प्रवृत्ति शून्य किस अवस्था में होती है? अब काम प्रवृत्ति शून्य कब अवस्था में होती है? ए फेलिक स्टेज? नहीं, फेलिक स्टेज में तो जो है दो ग्रंथियों का विकास होता है, इलेक्ट्रा व ओडिपस। इलेक्ट्रा यानी मातृ विरोधी जो कि लड़की में होती है, और ओडिपस यानी पितृ विरोधी जो कि लड़कों में होती है। ये होती है। बी जेनाइटल स्टेज? नहीं, जेनाइटल स्टेज में तो काम प्रवृत्ति और बढ़ जाती है जो संतान उत्पत्ति में काम आती है। सी लेटेंसी स्टेज? हाँ, लेटेंसी स्टेज को कहते हैं सुषुप्ता अवस्था, इसमें जो कि 6 से 12 वर्ष की उम्र में होती है। इसमें लगभग काम प्रवृत्ति यानी लिबिडो शून्य हो जाती है। तो सी आंसर होगा अपना डी एनल स्टेज। नहीं, एनल स्टेज इसमें जो काम प्रवृत्ति होनी एनल में होती है, यानी गुदा में होती है। इसमें बालक जो है मल त्याग करने में या टॉयलेट रोकने में आनंद का अनुभव करता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। द लैंग्वेज थॉट ऑफ ए चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? द लैंग्वेज थॉट ऑफ ए चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ए सिगमंड फ्राइड? नहीं, सिगमंड फ्राइड ने ये वाली पुस्तक नहीं लिखी थी। बी जीन पियाजे? हाँ, जीन पियाजे ने लिखी थी, ए लैंग्वेज थॉट ऑफ ए चाइल्ड नामक पुस्तक लिखी थी, जिनमें इन्होंने इसके बारे में बताया था, इन्होंने जो बालक के विकास के बारे में बताया था। सी वाइगोस्की? नहीं, वाइगोस्की ने भी ये पुस्तक नहीं लिखी थी। और डी इनमें से नहीं है। सिगमंड फ्राइड ने तो मनोलैंगिक विकास का यानी साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी, और वाइगोस्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी नामक सिद्धांत दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी कार्य की नकल करना क्या कहलाता है? किसी कार्य की नकल करना कहलाता है। आप सोच रहे हो कि यार ये क्वेश्चन कैसा आ गया सीडीपी में? ये सीडीपी में क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये इसमें किसी कार्य की नकल करना यानी किसी को हूबहू कॉपी करना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? ये अनुसरण नहीं। अनुसरण में क्या होता है? किसी की कॉपी करते हैं, लेकिन अगर स्वयं को वो चीज़ सही नहीं लग रही है, वो कार्य सही नहीं लग रहा है, तो वो अपने हिसाब से करता है, यानी दूसरे का पूरी कॉपी दूसरे की नहीं करता है। बी अनुकरण? हाँ, अनुकरण में जो है किसी व्यक्ति की पूरी कॉपी की जाती है, किसी कार्य की पूरी कॉपी की
जाती है। सी संतुलन नहीं, संतुलन तो इसमें है ही नहीं। संतुलन तो कब होगा, जब एसिमुलेशन व एकोमोडेशन दोनों अपने बालक के जो अधिगम के उद्देश्यों को जब प्राप्त करेंगे तो असंतुलन यानी संतुलन होगा, यानी इक्विलिब्रेशन होगा। अब इनमें से नहीं तो नहीं, इनमें से नहीं है तो इसका भी आंसर जो है बी अनुकरण होगा। 11वां क्वेश्चन, निकट विकास का सिद्धांत किसने दिया? निकट विकास को कहते हैं समीपस्थ विकास का सिद्धांत, या सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या सोशियो कल्चरल थ्योरी जो किसने दी थी? जो दी थी वाइगोस्की ने। तो इसका सही आंसर जो होगा वाइगोस्की होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? वाइगोस्की होगा। 2 मिनट रुकिए, मैं आपको कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ, इसका सही आंसर जो होगा वाइगोस्की होगा। बी पियाजे नहीं, पियाजे ने तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और ब्रूनर ने भी दिया था। ब्रूनर तो एक निर्मितवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया था, इन्होंने ये वाला सिद्धांत नहीं दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में है स्केप फोल्डिंग का दूसरा नाम क्या है? स्केप फोल्डिंग का दूसरा नाम ए पार्ट, बी ढांचा, सी मचान, डी सभी। तो इसका जो सही आंसर है कि स्केप फोल्डिंग को पार्ट भी कहते हैं, ढांचा भी कहते हैं, मचान भी कहते हैं, वो सभी, यानी इसका जो सही आंसर है वो उपरोक्त सभी होगा। अब इस उपरोक्त सभी स्केप फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? स्केप फोल्डिंग जो यूज आई है, स्केप फोल्डिंग का यूज आया है वो वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी वाइगोस्की सोशियो कल्चरल कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी में इसका उपयोग आया है। इन्होंने बताया है कि स्केप फोल्डिंग जो है, इसको फोल्डिंग अल्प समय के लिए जो मदद होती है उसको स्केप फोल्डिंग कहते हैं। जैसे बालक को कोई कार्य नहीं आ रहा है, उसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति द्वारा थोड़ी सी मदद की जाती है, तो उस थोड़ी सी मदद करने से उस बालक को कार्य आ जाता है, तो उस थोड़ी सी मदद को स्केप फोल्डिंग कहते हैं। जैसे बालक को साइकिल चलाना नहीं आ रहा है तो अधिक ज्ञानी व्यक्ति पीछे से थोड़ी सी कुछ समय के लिए साइकिल पकड़ता है, यानी अल्प समय के लिए मदद करता है। धीरे धीरे वो साइकिल चलाना सीख जाता है, तो उस मदद को कहेंगे स्केप फोल्डिंग। और वो साइकिल चलाना सीख गया तो उसको क्या कहेंगे? उसने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसे कहेंगे ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत के अनुसार किसका विकास सर्वोत्तम होता है? तो इसका सही आंसर है हाँ ए सिर मस्तिष्कोन्मुखी यानी सिफेलोकोडल थ्योरी के अनुसार, यानी विकास की जो दिशा का सिद्धांत है उसमें सिफेलोकोडल थ्योरी आती है। उसके अनुसार बालक सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले विकास किसका होगा? ए सिर, बी पैर, सी केंद्र, डी हाथ। तो सही आंसर है सेफेलोकोडल। सेफेल यानी आपको समझ में आ गया मस्त, पहले मस्तक आ रहा है यानी सिफेल आ रहा है, सिफेलोकोडल आया तो यानी पहले सिर का विकास होगा, यानी सिर का पहले विकास होगा, फिर उसके बाद किनारों का यानी सिर से पैर की तरफ विकास होगा। और जो एक दूसरा सिद्धांत है वो प्रोक्सिमो डिस्टल यानी अब दूरभिमुख, या आप इंग्लिश में याद करिए प्रोक्सिमो डिस्टल जो थ्योरी है उसमें जो है विकास होता है वो मध्य में पहले होता है, यानी केंद्र में पहले होता है और बाद में वो किनारों की तरफ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। विकास में परिवर्तन होता है, ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी ए व बी दोनों, डी कोई नहीं मतलब इनमें से कोई नहीं। तो गुणात्मक परिवर्तन यानी बालक में अभिक्षमता यानी जिसको नापा नहीं जा सकते, बालक की अभिक्षमता यानी बालक में जो कार्य करने की कितनी क्षमता है, विशेष क्षमता है, उसको हम नाप नहीं सकते, तो बालक में वो विकास का हिस्सा है। बालक की जो कार्यशैली है, जो किस तरह से बालक उस कार्य को कर सकता है, तो उसको नाप नहीं सकते, वो भी विकास में शामिल है। यानी विकास में गुणात्मक परिवर्तन तो होता है। बी मात्रात्मक परिवर्तन, जो वृद्धि में जितने परिवर्तन होते हैं, यानी लंबाई बढ़ना, बाल का बढ़ना, मोटाई होना और चौड़ाई होना और वजन बढ़ना, ये सारी क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन ए व बी दोनों। बालक में जो होता है विकास में गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं, लेकिन यह हमेशा ध्यान रखना कि वृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। अभिवृद्धि कब रुक जाती है? तो ए मृत्यु आने पर, बी 10 वर्ष उम्र होने पर, सी परिपक्वता आने पर, इनमें से नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी परिपक्वता आने पर। यानी परिपक्व इंसान वह है जो संतुलन की स्थिति में आ जाए, यानी कोई कुछ कह दे ज़्यादा तो ज़्यादा एकदम क्रोधित ना हो, एकदम वो क्रोधित ना हो या एकदम बहुत उत्तेजित ना हो, तो वो होती है परिपक्वता। अभिवृद्धि जो है परिपक्वता आने पर रुक जाती है। मृत्यु आने पर जो है विकास रुकता है, यानी विकास जो है जीवन पर्यंत तक चलता है। 10 वर्ष की उम्र तक तो ये कोई फिक्स नहीं है कि 10 वर्ष की उम्र तक कोई चीज़ रुक जाती है। तो और डी इनमें से कोई नहीं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी परिपक्वता आने पर अभिवृद्धि रुक जाती है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे रविवार प्रश्नों पर माहवार के CDP टॉप जो 15 क्वेश्चन थे वो थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल AK लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सब जगह शेयर करें और
तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। AK लर्निंग वर्ल्ड। थैंक यू।